बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन एम्पलीफायर की एप्लीकेशन है। ये ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। कंपैरेटर का मतलब आपको पता है, कंपैरिजन करने वाला। तो इसमें हम दो वोल्टेजेस वगैरह को कंपेयर करके डिस्कस करेंगे कंपैरेटर को कि वो क्या और किस तरह जो है वो काम करता है, कैसे कंपैरिजन करता है। तो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर की एप्लीकेशन है। पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन की थी ऑपरेशन एम्पलीफायर की, तो आज हम उसकी एक एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। बाकी जो और एप्लीकेशन थी इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वो आपके प्रैक्टिकल वर्क में आ जाएंगी। तो डीसी कपल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर विद हाई गेन डैट कंसिस्ट ऑफ टू इनपुट टर्मिनल्स एज शोन इन द फिगर जो है वो हमारे पास आगे बनी हुई है। ये फिगर है, इसके दो इनपुट टर्मिनल्स हैं जैसे ऑपरेशन एम्पलीफायर के होते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। द डिफरेंशियल इनपुट इज़ फेड टू द टू इनपुट टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल of the operational amplifier, and it produces a single output potential at the V output terminal। और आउटपुट टर्मिनल एक ही होगा जिस पर हम आउटपुट पोटेंशियल लेंगे। Thus the potential difference fed to its two input terminal is amplified for producing an amplified output. The amplified output is equal to the hundred of thousand of times of difference between the two input signal। आउटपुट सिग्नल जो होगा वो एम्पलीफाइड होगा, और एम्पलीफाइड होगा कितना होगा वो भी यहाँ पे बता रहे हैं कि 100 या 1000 टाइम्स ऑफ इनपुट सिग्नल के डिफरेंस मौजूद होगा। अब ये कह सकते हैं कि 1000 टाइम वो इनपुट के मुकाबले में एम्पलीफाइड हो चुका होगा। एज द ओपन लूप गेन ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई 10 की पावर 5, सो अ वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज़ एम्पलीफाइड to such a large extent that the amplifier gets saturated, that is output either become equal to plus VCC या minus VCC। ये देखें यहाँ पर मेंशन भी है प्लस VCC और माइनस VCC। इससे मुराद क्या है, प्लस VCC पॉजिटिव वोल्टेज है 12 वोल्ट की, और माइनस VCC नेगेटिव वोल्टेज है। और द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज्ड टू कंपेयर द टू वोल्टेजेस। ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज्ड एज कंपैरेटर। VR is a reference voltage which is connected with the positive terminal, and V is the voltage which is to be compared with the reference voltage। एक रेफरेंस वोल्टेज लेंगे और V दूसरी वोल्टेज होगी जिसके साथ हम उसे कंपेयर करेंगे, और जो दूसरी वोल्टेज है उसको हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये सर्किट डायग्राम में आप ये देख सकते हैं। ये आपके पास है VR स्टैंड फॉर है रेफरेंस वोल्टेज, और ये कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। दूसरी वोल्टेज है V वोल्टेज जो कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पर ये कंडीशन मेंशन है कि जब नेगेटिव वाली वोल्टेज, इट्स मीन कि जब V वोल्टेज VR से ग्रेटर होगी तो उस टाइम आप क्या कह सकते हैं कि VR किसके साथ कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ। हम कह सकते हैं कि V नेगेटिव भी ग्रेटर होगा V पॉजिटिव के साथ। तो कंडीशन यही है कि जब V नेगेटिव ग्रेटर होगा V पॉजिटिव के साथ, या V ग्रेटर दैन होगा VR के साथ, तो आउटपुट पर ऑफ कोर्स हमें कौन सी वोल्टेज मिलेगी जो ज़्यादा है। और अब ज़्यादा वोल्टेज कौन सी वाली है, नेगेटिव वोल्टेज ज़्यादा है, तो इसीलिए आउटपुट पर हमें माइनस VCC मिलेगा। दूसरी है कि जब V नेगेटिव, ये वाली V नेगेटिव लेस होगी V पॉजिटिव से, दूसरे लफ्ज़ में हम क्या कह सकते हैं कि V लेस दैन होगा VR से। अब नेगेटिव वोल्टेज कम हो गई है और रेफरेंस वोल्टेज बढ़ गई है, और रेफरेंस वोल्टेज किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। ये बस छोटी सी एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक शुरू हो जाते हैं मल्टी वाइब्रेटर्स के, जो आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में पढ़े होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में शामिल है। तो मैं पहले मल्टी वाइब्रेटर की आपको जो है ना डेफिनेशन दिखाती हूँ। ये हमारे पास मल्टी वाइब्रेटर की डेफिनेशन है, ये आप लिख लीजिएगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो वैरायटी ऑफ सिंपल टू स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है। ये यूज़ होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, टाइमर, लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स। ये फ्लिप फ्लॉप्स आपने पढ़ने हैं, आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करने हैं। और पहला ये हमारे पास वाइब्रेटर है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो यूज़ हो रहा है, इनमें सर्किट इज़ नॉट सूटेबल
इज़ आइदर स्टेट इट कंटिन्यूसली स्विचेस फ्राम वन स्टेट टू अदर, मतलब उसकी कंटिन्यूसली एक स्टेट नहीं रहती, वो कंटिन्यूसली अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है, तो ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में इसका यूज़ होता है। तो जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम डिस्कस कर रहे थे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को, बाकी टाइप्स भी आपको मिलेंगी। उन 3 टाइप्स के बाद हमारा मिड टर्म का सिलेबस जो एंड हो जाएगा, फिर हम के मैपिंग और लैचेस फ्लिप फ्लॉप इनको स्टडी करेंगे। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसकी कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती, ये कॉसी स्टेबल स्टेट है। इट्स मीन के ये फ्लक्चुएट करता रहता है दोनों स्टेट में, कभी एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो कभी दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। इसको फ्री रनिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाकी वाइब्रेटर्स आप पढ़ेंगे उसमें ट्रिगर पल्स दी जाती है। ट्रिगर पल्स का मतलब होता है मोमेंटरीली पल्स, कुछ लम्हे के लिए उसमें कोई वोल्टेजेस दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं दी जाती। व्हेन स्विच एस इज़ क्लोज्ड वन फॉर द ट्रांजिस्टर स्टार्ट, जैसे स्विच एस को हम क्लोज करेंगे तो एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा दूसरे से। दोनों एट अ टाइम जो है वो कंडक्ट नहीं करते। दोनों एट अ टाइम कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन दोनों की HFE में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। HFE का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में। ये इनकी कंस्ट्रक्शन बेस क्वालिटीज़ में जो है वो चेंज होते हैं। पहला है कि फॉर एग्जांपल Q1 ट्रांजिस्टर हमारे पास सैचुरेशन स्टेट में है। अगर Q1 सैचुरेशन में होना तो हमेशा Q1 जिस पॉइंट के साथ कनेक्ट है, अब Q1 जिस पॉइंट के साथ कनेक्ट है A पॉइंट के साथ ना, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट मल्टी वाइब्रेटर्स भी डिस्कस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब Q1 सैचुरेशन में होगा, इट्स मीन के कंडक्ट कर रहा होगा, तो A पॉइंट जो होगा वो उसका ज़ीरो स्टेट में होगा। अब अगर A पॉइंट ज़ीरो स्टेट में है तो देखें A पॉइंट आगे किसके साथ जाके कनेक्ट हो रहा है? Q2 के साथ। तो इट्स मीन के Q2 जो है वो कट ऑफ स्टेट में है, Q2 कंडक्ट नहीं कर रहा। जब कंडक्ट कोई चीज़ नहीं कर रही होती तो उस टाइम वो जिस पॉइंट के साथ अटैच होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल पर होती है, तो उस टाइम पॉइंट बी जो है वो 1 पर है। डेट्स वाई पॉइंट बी फिर आगे कनेक्ट किसके साथ है? Q1 के साथ। तो Q1 जो है वो कंडक्ट कर रहा है। तो उल्टी दोनों सेंसेस में बात करते हैं ना कि अगर Q1 कंडक्ट कर रहा है तो A पॉइंट किस पर है, फिर A कनेक्ट किसके साथ है? Q2 के साथ। फिर Q2 कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। फिर अगर Q2 कनेक्ट है B के साथ तो B हायर पोटेंशियल पर होगा, जिसकी वजह से Q1 जो है वो कंडक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब अगर Q1 जो है वो कट ऑफ स्टेट में आ जाता है, इट्स मीन कि उसके अंदर कोई करंट जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो अब दूसरे लफ्ज़ों में Q2 जो है वो कंडक्शन शुरू कर देगा। सिंस A एज एट ज़ीरो, Q1 जैसे ही कट ऑफ में जाता जाएगा तो A ज़ीरो पर हो जाएगा। C2 जो कैपेसिटर है वो चार्ज करना शुरू कर देगा। ये C2 कैपेसिटर चार्ज करना शुरू कर देगा, किसके थ्रू? इस B पॉइंट के थ्रू चार्ज करना शुरू कर देगा। जब कैपेसिटर के पास सफिशेंटली चार्जिंग हो जाएगी तो वो Q2 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले आएगा, Q2 को फॉरवर्ड में ले आएगा। इट्स मीन कि Q2 जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो इट स्टार्ट कंडक्टिंग एंड सून गेट सैचुरेटेड, वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। और फिर जब C2 कैपेसिटर के पास चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता कंडक्शन में भी ट्रांजिस्टर जो है वो नहीं रहेगा। अब Q1 जो है वो सैचुरेशन में और P पॉइंट जो है उसका डिक्रीज़ कर रहा है 1 से 0। Potential is applied to the base Q1, so Q1 is pulled out of saturation. अब B पॉइंट पोटेंशियल ज़्यादा रखता है तो B पॉइंट अटैच है Q1 की बेस के साथ, Q1 को कंडक्शन में ले आएगा और जो दूसरा ट्रांजिस्टर होगा उसको कट ऑफ में। पॉइंट B जैसे ही 0 पर आता जाएगा तो जो C1 कैपेसिटर है, ये वाला C1 कैपेसिटर चार्जिंग शुरू कर देगा, किसके थ्रू? R2 रेजिस्टेंस के थ्रू। R2 रेजिस्टेंस के थ्रू वो चार्ज करना शुरू हो जाएगा। एंड वोल्टेज अक्रॉस C1 इंक्रीजेज, Q1 बिकम फॉरवर्ड बाई, जैसे C1 की चार्जिंग इंक्रीज़ होती जाएगी तो वो Q1 ट्रांजिस्टर को कंडक्टिंग में ले आएगा। इस तरह होल साइकिल रिपीट हो गया। मतलब कि हमने जब साइकिल चलाना शुरू किया था तब भी Q1 जो है हमारे पास सैचुरेशन में था और Q2 कट ऑफ में था, और जब आप इस पॉइंट्स को ख़त्म करें तो तब भी आपने ये जहन में रखना है कि वही साइकिल जो है वो रिपीट हो जाना चाहिए। इट्स मीन कि Q1 ने ही कंडक्ट करना है। It is seemed that the circuit alternates between the state in which Q1 is on, Q2 is off. सर्किट अपनी स्टेट को अल्टरनेट करता रहेगा, कभी Q1 ऑन होगा, कभी Q2 ऑफ होगा।
एंड नेक्स्ट स्टेट पे Q1 ऑफ हो जाएगा, Q2 ऑन हो जाएगा। इस तरह इसका साइकिल जो है वो चलता रहता है। ये साइकिल डिपेंड किस पे करता है, RC वैल्यूज़ के ऊपर। RC स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो वोल्टेज वेव फॉर्म आइदर कलेक्टर पॉइंट A एंड B एसेंशली आर स्क्वायर वेव फॉर्म। तो हम जो आउटपुट लेते हैं वो इसके अक्रॉस, ये जो हमारे पास है ना रेजिस्टेंसेस R1 और R4 मेंशन है, एक्चुअली में ये RL1 और RL2 होती हैं, इनको हम लोड रेजिस्टेंसेस कहते हैं। तो लोड रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। इट कैन बी प्रूव डेट स्विचिंग टाइम फ्रॉम Q1 इज़, Q1 का स्विचिंग टाइम कितना है 0.69 R1C1, इस तरह Q2 का भी 0.69 R2C2। तो आप टोटल इस टेबल का कितना होगा, तो उसके लिए आप दोनों को प्लस करेंगे तो T इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2। इनमें से 0.69 कॉमन लेंगे तो R1C1 प्लस R2C2 हो जाएगा। अब तीनों रेजिस्टेंसेस को इक्वल टू R लें, सॉरी दोनों रेजिस्टेंसेस को इक्वल टू R लें और दोनों कैपेसिटर को इक्वल टू C लें, तो अब R1 की जगह भी R हो जाएगा, C1 की जगह भी C, इस तरह R2 की जगह R और C2 की जगह C। ये दोनों आपस में एडअप होंगे तो ये हो जाएगा 2RC। 2 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे 0.69 के साथ, ये आ जाएगा 1.38 RC। और अब जब आप इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1/T, तो ये फार्मूला बन जाता है 1/1.38 RC। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए, वैसे तो ऐसा सच नहीं आता। तो अगर आप लोग डायग्राम को अच्छी तरह समझ लेना कि जब एक कंडक्ट करता हो तो कौन सा पॉइंट ज़ीरो होता है, फिर दूसरा कंडक्ट करता है कौन सा पॉइंट ज़ीरो है, उसके रिस्पेक्ट से कौन सा ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है, फिर C2 और C1 कैपेसिटर कैसे चार्ज होते हैं और कौन से ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं, तो आप आराम से जो है ना वो डायग्राम के थ्रू अपनी वर्किंग कर सकते हैं। आपको थ्योरी रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़ीद कोई इसमें प्रॉब्लम हुई, समझ ना आई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके लेक्चर्स में भी दोनों वाइब्रेटर्स की टाइप ही हैं, लाइक 2 लेक्चर्स में आपको मिलेंगी, एक होगी मोनोस्टेबल और एक होगा बाइस्टेबल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।